फिक्र आपकी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। आर्मी चीफ नरवणे ने कहा है कि मौजूदा समय में ड्रोन सबसे बड़ी चुनौती है जो आसानी से उपलब्ध है। आज हम इसी चुनौती का विस्तार से विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि आने वाले समय में ड्रोन की जंग कैसी हो सकती है। ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लगातार 7 दिन से भारतीय सीमा में संदिग्ध ड्रोन मंडराते दिख रहे हैं। आज हमें ऑपरेशन ऑल आउट को भी समझने की जरूरत है, तो साथ में लश्कर के बिहार मॉड्यूल को भी समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये आतंक के वो मॉड्यूल हैं जो सेना की कोशिशों से फेल हो रहे हैं और इनकी वजह से ही आतंकियों ने ऑपरेशन परिंदा शुरू किया है। आज हम कोरोना काल के बाद बदलती प्रकृति की भी फिक्र करेंगे। देश के जिस हिस्से में अब तक मॉनसून को छा जाना चाहिए था, तब बादल की गरज दूर दूर तक सुनाई दे रही है और आषाढ़ में ऐसी अग्नि वर्षा हो रही है कि देश ही नहीं दुनिया के भी कई हिस्सों में त्राहिमाम मचा हुआ है। और फिर बात करेंगे गंगा की, जिसके पानी को अमृत माना गया है और अब वो ही पाप नाशिनी गंगा कोरोना नाशिनी बन सकती है। वाराणसी के डॉक्टर ने एक ऐसा नेजल स्प्रे तैयार किया है जो कोरोना के इलाज में इस्तेमाल हो सकता है। आज ये भी विस्तार से बताएंगे कि हिंदुस्तान की गंगा क्यों है खास। सबसे पहले बात पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को लेकर हुए नए खुलासे की। खुलासा यह हुआ है कि पिछले हफ्ते जिस तारीख को जम्मू में एयरबेस पर अटैक हुआ, उसी दिन इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के ऊपर भी ड्रोन मंडराया था। बताया जा रहा है कि उस वक्त उच्चायोग में एक डिप्लोमेटिक इवेंट चल रहा था। ठीक उसी वक्त उच्चायोग के ऊपर एक ड्रोन स्पॉट किया गया। हाई सिक्योरिटी जोन में ड्रोन वाली घुसपैठ ने एक बार फिर बता दिया है कि पाकिस्तान की साजिश के सिरे कहां तक फैले हैं। सुरक्षा में हुई इस बड़ी चूक पर भारत की ओर से कड़ी आपत्ति जताई गई है और पाकिस्तान के हुक्मरानों को दो टूक शब्दों में कह दिया गया है कि आइंदा ऐसी चूक ना होने पाए। A drone was spotted over the premises of the Indian High Commission in Islamabad on 26th June this year. This has been taken up officially with the government of Pakistan. We expect Pakistan to investigate the incident and prevent recurrence of such breach of security. घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास पर ड्रोन उड़ाना बहुत बड़ी हिमाकत है। इसके पीछे सीधे सीधे पाकिस्तानी फौज का हाथ है, क्योंकि इतनी बड़ी जुर्रत किसी और के बस की बात नहीं। हाई सिक्योरिटी जोन में बगैर पाकिस्तानी फौज की अनुमति के ऐसा मुमकिन ही नहीं है। इस बीच आज एक बार फिर बॉर्डर के करीब पाकिस्तानी ड्रोन ने घुसपैठ करने की कोशिश की। भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर अर्निया सेक्टर में एक पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। पाकिस्तानी ड्रोन सुबह 4:25 पर बॉर्डर में घुसने की कोशिश कर रहा था। बीएसएफ के मुस्तैद जवानों की उस पर नजर पड़ी। उन्होंने करीब 25 से 30 राउंड फायरिंग की। फायरिंग होते ही ड्रोन पाकिस्तान की सीमा में वापस लौट गया। ड्रोन की घुसपैठ की कोशिश नाकाम होने बीते 7 दिनों में नापाक ड्रोन एक्टिविटी की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जिसकी शुरुआत 26 जून को जम्मू में एयरफोर्स बेस पर हुए हमले से हुई। उसके बाद 27 जून को कालूचक मिलिट्री स्टेशन के पास ड्रोन देखा गया, 28 जून को सुजमा मिलिट्री स्टेशन के पास और 29 जून को फिर से कालूचक, कुंजवानी और रत्नूचक में ड्रोन दिखे। अब अर्निया सेक्टर में आसमान में पाकिस्तान की शैतानी मशीन नजर आ रही है। साफ है कि सिलसिलेवार साजिश रची जा रही है और इस साजिश के तार सरहद पार पाकिस्तानी फौज के जनरल और उसकी सरपरस्ती में पल रहे आतंकी आकाओं से जुड़े हुए हैं। नापाक साजिश, नए सबूत, ड्रोन बम में पाक फौज का बारूद। नापाक साजिश, नए सबूत, बाजवा ने बनाया प्लान, आतंकी ऑन। नापाक साजिश, नए सबूत, पीओके में ड्रोन लॉन्चिंग पैड बनाने का प्लान। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन अटैक के बाद आतंकी साजिश का जो नया हवाई सिलसिला शुरू हुआ है, उसकी इनसाइड स्टोरी धीरे धीरे सामने आ रही है। बाजवा एंड कंपनी की हवाई साजिश के नए सबूत और सुराग मिल रहे हैं। जम्मू में हुए ड्रोन हमले के मलबे की जांच में सामने आया कि हमले के लिए जिन विस्फोटकों का इस्तेमाल हुआ
वो आर्मी ग्रेड के हैं और उनका लिंक पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जुड़ रहा है। धमाके से ज्यादा नुकसान हो इसके लिए विस्फोटक स्टील केस में रखे गए थे, जो आमतौर पर सेना इस्तेमाल करती है। सुरागों और सबूतों से साफ है कि हमले का प्लान पाकिस्तानी फौज ने बनाया और आतंकी संगठनों ने अपने आका के प्लान को अंजाम तक पहुंचाया। ड्रोन पार से आई और मोस्ट लाइकली लश्कर तौबा ने इसको ऑपरेट किया। इस टेरर अटैक को लश्कर तौबा ने अंजाम दिया। उसके भी काफ़ी क्लूज मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक हिंदुस्तान के खिलाफ ड्रोन वाली साजिश के तार लश्कर तैयबा तक ही सीमित नहीं है। सूत्रों के मुताबिक ड्रोन हमले का प्लान पाकिस्तान आर्मी ने लश्कर तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के साथ मिलकर बनाया था और इसके लिए पीओके के कोटली में एक मीटिंग भी हुई थी। पूरा जिम्मा पाकिस्तानी आर्मी की 505 यूएवी ब्रिगेड को दिया गया, जो पीओके के मंगला में है। मेरी जो कंफर्म्ड इतला है उसके मुताबिक ये जो ऑपरेशन हुआ है जम्मू में, इसको लीड किया है ब्रिगेडियर इरफान, कमांडर 505 अनमैन्ड एरियल व्हीकल का जो डिवीजन है, उसकी जो ब्रिगेड है, उसने ये हमला किया है। हिंदुस्तान पर ड्रोन अटैक की साजिश पीओके में जिस जगह रची गई, उसी जगह यानी पाकिस्तानी आर्मी की 505 यूएवी ब्रिगेड का आज पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दौरा भी किया। ड्रोन हमले की साजिश रचने और अंजाम देने वालों से मिले भी। सूत्रों के मुताबिक ये साजिश एक हमले तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि पीओके में टेरर लॉन्च पैड के साथ साथ ड्रोन लॉन्च पैड भी तैयार करना है और आइसोलेशन टास्किंग के तहत काम करना है। मतलब ये कि यूएवी और आईईडी की जानकारी सिर्फ उसको दी जाए जो ब्लास्ट करने जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान क्या अब ड्रोन का ही इस्तेमाल करेगा या ये ड्रोन सिर्फ भारत की तैयारी को आंकने के लिए भेजे जा रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसको इंडियन इंटेलिजेंस समझने की कोशिश कर रही है। इसका जवाब, हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश में पाकिस्तान का ड्रोन प्रेम नया नहीं है। कभी ड्रोन से हथियार की स्मगलिंग तो कभी ड्रग्स की तस्करी होती थी और पाकिस्तान के ड्रोन मार गिराए जाते रहे, लेकिन इस बार ड्रोन से अटैक करके पाकिस्तान ने हिमाकत की हद लांघ दी है। आर्मी चीफ ने कहा है कि यह खतरा बड़ा है और ड्रोन हमला भविष्य में युद्ध के तरीके को बदल सकता है। भविष्य में हर तरह की लड़ाई में ड्रोन का तेजी से इस्तेमाल किया जाएगा, फिर चाहे वो कोई देश हो या फिर आतंकी संगठन। हमें ड्रोन को अपनी भविष्य की योजना में शामिल करना होगा। इसके साथ ही आर्मी चीफ ने कहा कि ड्रोन के आसानी से उपलब्ध हो जाना चुनौतियों को और बढ़ाता है और इस चुनौती को चित करने के लिए जम्मू कश्मीर में एक कदम उठाया गया है। बढ़ती ड्रोन एक्टिविटी के बीच जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में भी ड्रोन के इस्तेमाल और बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इससे पहले राजौरी जिले में भी ड्रोन के इस्तेमाल और बिक्री पर रोक लगाई जा चुकी है, क्योंकि सरहद पार पाकिस्तानी फौज की बदौलत आतंकी आकाओं के हाथ हाईटेक ड्रोन लग गए हैं और पाकिस्तानी फौज का इशारा पाकर हिंदुस्तान को दहलाने की कोशिशें जारी है। लेकिन भारत के खिलाफ ड्रोन युद्ध छेड़ने का अंजाम क्या होगा, ये पाकिस्तान को पता होना चाहिए। हिंदुस्तान की ड्रोन आर्मी का दम भी देख लेना चाहिए। हवाई युद्ध के लिए हिंदुस्तान के पास ऐसे घातक मशीनी योद्धा हैं जो पाकिस्तानी फौज के टैंकों के साथ साथ आतंकियों के ठिकाने को भी नेस्तनाबूद करने का दम रखते हैं। मतलब हिंदुस्तान की आर्मी ड्रोन अटैक करने में भी सक्षम है और पाकिस्तानी हिमाकत को देखते हुए जम्मू कश्मीर में आर्मी ने बॉर्डर एरिया में तैनात पुलिस के जवानों को भी ड्रोन वाली साजिशों को नाकाम करने की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। यानी पाकिस्तान की उड़ती बारूदी ब्रिगेड के सर्वनाश की पूरी तैयारी है। Our strength. The parade here at the Karyappa parade grounds. स्वचालित और स्वदेशी आक्रमण ड्रोन्स का दस्ता दुश्मन के ठिकानों को सफलतापूर्वक बर्बाद करने के लिए पूरी तरह से तैयार। हिंदुस्तान की ड्रोन स्ट्राइक की रिहर्सल न दुश्मन के ठिकाने बचेंगे, न टैंक बच पाएंगे। भारी तबाही मचा सकते हैं भारत के स्वार्म ड्रोन। आपके सामने से गुजरता हुआ पूर्ण अनुशासन, आधुनिक तकनीकियों से सुसज्जित दुश्मन के आसमान में ये भविष्य के वो हवाई योद्धा हैं जो पाकिस्तान की हिमाकतों का जवाब देने के लिए पलक झपकते ही सरहद की हद पार कर सकते हैं।
पाकिस्तानी आतंकियों के चीथड़े और उनके ठिकानों के परखच्चे उड़ा सकते हैं। मशीन युद्ध का यह ट्रेलर बताता है कि इंडियन आर्मी के पास पाकिस्तान पर ड्रोन स्ट्राइक करने का पूरा बंदोबस्त। ये हिंदुस्तान के वो स्वार्म ड्रोन हैं जो ऑर्डर मिलते ही पाकिस्तान की जंगी सनक की सर्जरी कर सकते हैं। जब कई ड्रोन एक साथ मिलकर एक मिशन को अंजाम देते हैं तो इस सिस्टम को ड्रोन स्वार्मिंग कहते हैं। इनमें एक मदर ड्रोन होती है जिसके अंदर से कई सारे छोटे छोटे ड्रोन निकलते हैं जो अलग अलग ठिकानों पर हमला करने में सक्षम होते हैं। अधिक संख्या के कारण दुश्मन की एंटी एयरक्राफ्ट गन भी इनके ऊपर ज़्यादातर बेअसर साबित होती है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ये तस्वीरें इस साल की आर्मी डे परेड की हैं जिसमें 75 ड्रोन ने मिलकर अपनी ताकत दिखाई। देखिए किस तरह हिंदुस्तान के ड्रोन दुश्मन के टैंक उड़ा सकती है। दुश्मन के हेलीपैड को भी पलक झपकते ही धुआं धुआं किया जा सकता है। दुश्मन फौज के बंकरों और मोर्टार पोजीशंस पर बम बरसाए जा सकते हैं। फ्यूल स्टेशन समेत दुश्मन फौज के अहम ठिकानों को तबाह किया जा सकता है। स्वार्म ड्रोन 50 किलोमीटर तक उड़ सकता है और टारगेट के बेहद करीब तक जाकर महज 500 मीटर की दूरी से निशाना साध सकता है। इनमें बंदूक या बम लगे हो सकते हैं जिनसे फायर या विस्फोट किया जा सकता है। मतलब ये कि दुश्मनों की हर कुटिलता का काट इंडियन आर्मी के पास है। जो छेड़ता है उसे छोड़ती नहीं। और अब पाकिस्तान ने एक बार फिर हिमाकत की सारी हदें पार कर दी हैं, इसलिए सर्वनाश तय है, फिर चाहे वो आत्मघाती ड्रोन हो या आतंकवादी। घाटी में पाक प्रायोजित आतंकवाद की एक और फिक्र। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच चली लंबी मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा के 5 आतंकवादी ढेर कर दिए गए। एक पाकिस्तानी भी है। पुलवामा के हांजिन राजपोरा इलाके में कल देर रात हुए एनकाउंटर में जब सुरक्षा बलों को यहां आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी मिली, सुरक्षा बलों ने इस इलाके की घेराबंदी कर दी, तलाशी अभियान चलाया। आतंकियों ने गोलियां चला दी जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। आज दोपहर तक चले एनकाउंटर में 5 आतंकी साफ कर दिए गए। इस मुठभेड़ में राष्ट्रीय राइफल्स के एक जवान भी शहीद हो गए। अभी 2 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भी एनकाउंटर हुआ था जिसमें सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया था। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल आतंकवादियों को उखाड़ फेंकने की मुहिम में जुटे हैं और आतंक के खिलाफ पूरी कार्रवाई ऑपरेशन ऑल आउट के तहत चलाई जा रही है। इस ऑपरेशन में पिछले 4 साल में करीब 900 आतंकी मारे गए हैं, लेकिन अभी भी घाटी में करीब 200 आतंकी सक्रिय हैं जिन्हें सुरक्षा बल निपटाने में जुटे। सबसे पहले आपको बता दें कि ऑपरेशन ऑल आउट के तहत जम्मू कश्मीर में इस साल अब तक 61 आतंकी मारे गए, जिनमें 58 लोकल हैं और 3 पाकिस्तानी। वर्ष 2020 में 2003 आतंकवादी मारे गए, जिनमें 166 स्थानीय और 47 पाकिस्तानी थे। 2019 में जम्मू कश्मीर में कुल 152 आतंकियों का सफाया हुआ। 2018 में 215 आतंकियों को ढेर किया गया, जबकि जिस वर्ष ऑपरेशन ऑल आउट शुरू हुआ यानी 2017 में 213 आतंकी मारे गए। ये आंकड़े बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है और ऑपरेशन ऑल आउट के तहत घाटी में एक्टिव आतंकियों का चुन चुन कर सफाया किया जा रहा है। इसी के तहत 13 मार्च 2021 को जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर और आसपास के 9 मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट बनाई। टॉप 9 टेररिस्ट की लिस्ट में वसीम कादिर, आदिल मुश्ताक, इरफान सोफी, साकिब मंजूर, बिलाल अहमद भट्ट, उबैद सैफी, मोहम्मद अब्बास शेख, मोहम्मद यूसुफ डार और अबरार नदीम। अबरार नदीम लश्कर ए तैयबा का कमांडर था, जिसे 29 जून को श्रीनगर के मलहुरा एनकाउंटर में मार गिराया गया। दरअसल टॉप टेररिस्ट की लिस्ट जारी करना भी ऑपरेशन ऑल आउट की स्ट्रेटजी का हिस्सा है, क्योंकि सुरक्षा बल इसके जरिए आतंकियों के नाम को सार्वजनिक करते हैं, फिर स्थानीय लोग और दूसरे सोर्सेज से उसके बारे में जानकारी जुटाकर उसका सफाया करते हैं। पिछले साल भी 12 लाख का इनामी और हिजबुल मुजाहिदीन का कश्मीर कमांडर रियाज नाइकू के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद जम्मू कश्मीर के मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट बनाई गई, जिसमें पहला नाम था सैफुल्ला मीर उर्फ गाजी हैदर, जो हिजबुल मुजाहिदीन का कश्मीर कमांडर था। 1 नवंबर 2020 को सुरक्षा बलों ने उसे एक मुठभेड़ में मार गिराया। मोस्ट वांटेड की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है मोहम्मद अशरफ खान उर्फ अशरफ मौलवी, जो 9 सितंबर 2016 से हिजबुल के साथ है और घाटी में एक्टिव है।
टॉप टेररिस्ट की लिस्ट में तीसरा नंबर है जुनैद सहराई का। हिजबुल के इस आतंकी को 19 मई 2020 को श्रीनगर के नवाकदर इलाके में एनकाउंटर में मार गिराया गया। मोस्ट वांटेड की लिस्ट में चौथे नंबर पर है मोहम्मद अब्बास शेख उर्फ तुराबी मौलवी। ये भी हिजबुल मुजाहिदीन का सदस्य है और घाटी में 3 मार्च 2015 से सक्रिय है। इसके अलावा जाहिद जरगर जैश ए मोहम्मद का सदस्य। टॉप टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल शकूर पारे लश्कर तैयबा के लिए काम करता है। मोहम्मद फैसल जैश ए मोहम्मद के लिए एक्टिव है। शिराज अल लोन उर्फ मौलवी साहब हिजबुल मुजाहिदीन का सदस्य है। सलीम पारे और ओवैस मलिक भी जैश ए मोहम्मद के लिए काम करता है। तो देखा आपने, टॉप 10 के कई आतंकियों का सफाया हो चुका है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी कहते हैं कि बाकियों का भी जल्द सफाया हो जाएगा। बंदूक हाथ में उठाने का मतलब है कि आप बेगुनाह लोगों को मार तो सकते हो, मगर खुद भी आपका अंत उसी तरीके से होगा जैसा हो रहा है। तो मैं समझता हूँ जैसे ऑपरेशन चल रहे हैं, काम चल रहा है, लोगों का साथ मिल रहा है, हम लोग अमन को और मजबूत कर सकेंगे। दूसरी तरफ घाटी में कुछ नेता हैं जिनकी आवाज़ आतंक के खिलाफ नहीं निकलती। जब निकलती भी है तो सिर्फ सवाल ही निकलते हैं और ऐसे लोगों के बयान से ही आतंकियों का मनोबल बढ़ता है। लेकिन अब कश्मीर बदल रहा है, घाटी में अमन बहाल हो रहा है। ऐसे में यहाँ आतंक के लिए अब कोई जगह नहीं। अब फिक्र बिहार की। क्या कश्मीर की तरह बिहार में भी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पैर पसार रहा है? क्या पाकिस्तान में बैठे आका के कहने पर हिंदुस्तान में रह रहे आतंकी बिहार में एक्टिव होते जा रहे हैं? ये सनसनीखेज खुलासे एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने किए। एनआईए ने दरभंगा स्टेशन पर हुए बॉम्ब ब्लास्ट मामले में लश्कर के बिहार मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। ये तस्वीर 17 जून की है, जब बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पार्सल में विस्फोट हुआ था। एनआईए ने कल इस मामले में 2 आरोपी भाई मोहम्मद नासिर और इमरान मलिक को हैदराबाद से गिरफ्तार किया और आज दोनों को कड़ी सुरक्षा के बीच बिहार लाया गया। इस बीच एनआईए ने दरभंगा ब्लास्ट में लश्कर मॉड्यूल का बड़ा खुलासा किया। एनआईए की जांच में पता चला है कि दरभंगा ब्लास्ट का कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा है। आरोपी नासिर और इमरान भी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़े हैं। एनआईए के मुताबिक ये दोनों पाकिस्तान में बैठे अपने आका के आदेश पर हिंदुस्तान में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में जुटे थे। ये दोनों भाई और भी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश की फिराक में थे। अब जानिए कि मोहम्मद नासिर और उसके भाई इमरान मलिक ने दरभंगा ब्लास्ट को कैसे अंजाम दिया। नासिर खान वर्ष 2012 में पाकिस्तान गया था और वहीं केमिकल बम बनाना सीखा। दरभंगा ब्लास्ट से पहले लश्कर के आतंकी दोनों भाइयों ने मिलकर आईईडी बम बनाया। उस बम को कपड़े के एक पार्सल में पैक किया, जिसे सिकंदराबाद से दरभंगा तक लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन में रखा। इनका मकसद था एक चलती हुई यात्री ट्रेन में विस्फोट करना, लेकिन उनके मंसूबे नाकामयाब रह गए और अब उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है। और आज पटना लाने के बाद दोनों आरोपियों को एनआईए ने विशेष अदालत में पेश किया। दोनों को 7 दिनों के रिमांड पर भेजा जा रहा है और एनआईए की जो विशेष गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की जो अदालत है उसमें पेश किया गया और उसके बाद से 9 जुलाई तक के लिए इन्हें रिमांड पर भेज दिया है। और देखिए ये जो काफिला है, इसी काफिले में ये पुलिस की गाड़ी है स्कॉट करती हुई और ये गाड़ी ये भी स्कॉट की गाड़ी है और इसके ठीक पीछे वाले इसमें दोनों बंधु बैठे हुए हैं। ये देखिए ये पीछे की सीट पर दोनों इमरान मलिक और नासिर मलिक, इन दोनों को, और अब 7 दिनों तक पूछताछ होगी। आपको बता दें कि कल ही एनआईए ने लश्कर के रिक्रूटर सलीम समेत दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए धमाके वाले पार्सल में लिखे नंबर के आधार पर कफील नाम के शख्स को भी पूछताछ के लिए पकड़ा। शक है कि शामली के रहने वाले सलीम ने कैराना के कई और लोगों को भी लश्कर में भर्ती किया। बहरहाल एनआईए के मुताबिक नासिर और इमरान ने महज 1.5 लाख रुपए की खातिर आतंकी संगठन में शामिल हुए थे और चलती रेल में ब्लास्ट की खौफनाक साजिश रची थी। एक तरफ दहशतगर्दों ने आतंक मचा रखा है तो दूसरी तरफ प्रकृति ने आतंक मचा रखा है। आधे हिंदुस्तान के लिए इस समय मौसम दुश्मन बना हुआ है। आसमान से आग बरस रही है और लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। ऐसे में अब फिक्र में विश्लेषण धरती पर ताप से मचे हाहाकार की। गर्मी ज़्यादा हो रही है, काम वाम करने में दिक्कत हो रही है, ऊपर ऑलरेडी वैसे ही काम नहीं है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धूप है, मतलब ऐसा लग रहा है गर्म पानी आ रहा है।
घर में बैठे थे तो वहाँ पर भी गर्मी बहुत लग रहा था। आए पार्क में, यहाँ पर भी राहत उतना नहीं मिल रहा है। इस बार बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, पूरे दिन पसीने में ऐसे ही रहते हैं। अब आप अंदाजा लगाएं कि दिल्ली में आज गर्मी ने 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सोचें, देश में करीब 50 से ज्यादा शहरों में पारा 45 डिग्री से ऊपर है। देश के जिन हिस्सों में इस समय मानसून की बारिश होनी चाहिए थी, वहां पर लू चल रही है। इसके पीछे मौसम चक्र में बदलाव दिख रहा है। ऐसा ही एक बदलाव आज अचानक दिल्ली में भी दिखा। भीषण गर्मी से जूझ रही दिल्ली एनसीआर को राहत की फुहारों ने सुहाना बना दिया। पहले 90 साल का रिकॉर्ड टूटा और फिर बारिश हुई। यहां शाम 5 बजे के करीब तेज हवाओं के साथ मौसम एकाएक खुशनुमा हो गया। बारिश होने लगी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद, नोएडा और रोहतक समेत कई शहरों में भी बारिश से मौसम बड़ा बेहतर हो गया। राजधानी में हुई झमाझम बारिश से गर्मी काफी हद तक कम हो गई है। लेकिन इस बारिश से दिल्ली एनसीआर के लोगों को फिलहाल राहत मिली है। गर्मी से पूरी तरह निजात नहीं मिला है। उत्तर भारत में मानसून पिछले 2 हफ्ते से अटका हुआ है और पारा सामान्य से 7 डिग्री ऊपर चढ़ गया है। पाकिस्तान से आने वाली गर्म हवाओं ने गर्मी और बढ़ा दी है। जुलाई की शुरुआत में ही 9 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है। ऐसे में आज हम आपको तपते सूरज और जलती धरती के साथ ही 360 डिग्री की पूरी कवरेज दिखाएंगे। हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान, कनाडा और अमेरिका तक की तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत हिंदुस्तान से करते हैं। ये रिपोर्ट देखें। जुलाई का महीना, लेकिन गर्मी मई और जून जैसी। राजधानी दिल्ली और आधे हिंदुस्तान में आसमान से आग बरस रही है, धरती उबल रही है। गर्म हवाओं से लोगों के हलक सूख रहे हैं। मॉनसून के महीने में भी लोग बूंद बूंद पानी के लिए भिड़ रहे हैं। दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। पारा है कि 45 के पार पहुंच गया है। उत्तर भारत में गर्मी के कहर का अंदाजा कुछ शहरों के तापमान में साफ दिख रहा है। दिल्ली में 45 डिग्री, नोएडा में 44 डिग्री, जम्मू में 44 डिग्री, चुरू और जैसलमेर में 45 डिग्री, श्रीगंगानगर में 46 डिग्री, लुधियाना में 43 और लखनऊ में 39 डिग्री तापमान ने हर किसी के पसीने छुड़ा रखे हैं। हालांकि धधकती गर्मी में सबसे बुरा हाल दिल्ली का है। जून के आखिरी हफ्ते से ही दिल्ली एनसीआर वाले तप रहे हैं, तो वहीं जुलाई के दूसरे दिन भी गर्मी से कोई राहत नहीं मिली। दहकती दिल्ली और तपते रेगिस्तान का फर्क मिट चुका है। दिल्ली में 90 साल का रिकॉर्ड टूट गया। जुलाई में गर्मी की ऐसी भीषण त्रासदी दिल्ली वालों ने 90 साल में पहली बार झेली है। गर्मी से बहुत परेशान है इस टाइम। अच्छा, गर्मी ज़्यादा हो रही है, काम वाम करने में दिक्कत हो रही है। ऊपर ऑलरेडी वैसे ही काम नहीं है। अच्छा, गर्मी तो बहुत तेज़ हो रही है। इस बार तो टेम्परेचर ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा लग रहा है। ज़्यादा लग रहा है इस बार। हम लोग भी खड़े रहते हैं पूरे दिन। इस बार बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, पूरे दिन पसीने में ऐसे ही रहते हैं। बहुत ज़्यादा है, ऊपर से नीचे तक पसीना निकल रहा। भीषण गर्मी और उमस से त्राही त्राही मची हुई है। आलम यह है कि राजधानी में गर्मी से पीने के पानी की किल्लत हो गई है। सुबह 6 बजे आने वाला पानी का टैंकर दोपहर 12 बजे पहुंच रहा है और बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे लोग आपस में मारपीट के लिए मजबूर हैं। यहाँ भीषण गर्मी में पानी लेना किसी जंग जीतने से कम नहीं है और ये जंग इन दिनों हर दिन जारी है। तस्वीर गीता कॉलोनी की झुग्गियों की है। यही हालत कई इलाकों की है। चिलचिलाती धूप में बच्चे बड़े सब पानी के लिए तड़प रहे हैं। दिल्ली की तस्वीरें हैं। गीता कॉलोनी का इलाका है और जो टैंकर सुबह 6 बजे आना था वो अब दोपहर 12 बजे पहुंचा है। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि इतनी दोपहर में लोग पानी के लिए मारामारी क्यों कर रहे हैं। तो हमने जब यहाँ पर पूछा तो लोग कह रहे हैं कि इस टैंकर को सुबह 6 बजे आना था, लेकिन ये टैंकर अब दोपहर में 12 बजे पहुंचा है। कोई टाइम टेबल नहीं, कभी 6, कभी 7, कभी 10 भी बज जाते 11। कोई यहाँ का टाइम से लेट आता है। 4 बजे से लगना, आज ही लेट आया। कभी कभी लेट भी आता है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आषाढ़ में ये अग्नि वर्षा हर तरह से झुलसा रही है।
पानी की किल्लत के साथ ही बिजली संकट भी मंडराने लगा है। दिल्ली में न सिर्फ गर्मी का ही रिकॉर्ड टूटा है, बल्कि भीषण गर्मी की वजह से बिजली की डिमांड भी पीक पर पहुंच गई है। दिल्ली में बिजली की पीक डिमांड 7026 तक पहुंच गई। 2020 और 21 में यह अब तक की सबसे बड़ी डिमांड है। अब इंतजार इंद्रदेव की कृपा का है। आषाढ़ के बरसने वाले मेघ ही इस गर्मी से दिल्ली और एनसीआर को निजात दिला सकते हैं। वैसे मानसून की गर्मी के कारण पंजाब भी उबल रहा है। पंजाब में बिजली की मांग पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। पंजाब में बिजली की मांग 14,500 मेगावाट को पार कर चुकी है। मांग बढ़ने से पूरे प्रदेश में लोगों को लंबे लंबे कट झेलने पड़ रहे हैं। सरकारी दफ्तरों पर भी सख्ती का फरमान जारी हुआ है। सभी सरकारी विभाग, बोर्ड और कॉरपोरेशन में ऐसी बंदी रखने को कहा गया है। पंजाब इस वक्त भारी बिजली की किल्लत झेल रहा है, जिसकी वजह से पंजाब सरकार ने आदेश दिए हैं कि तमाम जो सरकारी दफ्तर हैं उनको सुबह 8 बजे से 2 बजे तक ही खुला रखा जाए और तमाम जो एसी हैं वो बंद रखे जाएं। मैं इस वक्त मोहाली में पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पूडा के ऑफिस में मौजूद हूं। यहाँ पर आप देखिए जो एसी पॉइंट हैं वो बंद हैं और पंखे चल रहे हैं। आमतौर पे यहाँ पर एसी चलता है, लेकिन जो पंजाब सरकार का आदेश है कि बिजली की किल्लत से निपटने के लिए यहाँ पर एसी पॉइंट बंद कर दिए जाएं, उसका असर दिखाई दे रहा है। उफ, इतनी भीषण गर्मी, एक तो सूरज का ताप और ऊपर से भयानक उमस और फिर पानी और बिजली का संकट। जुलाई में यह हालत पहले कभी नहीं हुई। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान ने कभी भी इतनी गर्मी महसूस नहीं की। लोगों का घर से बाहर निकलना तक मुहाल है। सड़कों पर लू चल रही है। जुलाई महीने में बढ़ती गर्मी को लेकर एहतियातन येलो अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी राजस्थान में तो पारा 46 डिग्री के पार जा चुका है। यहाँ भी गर्मी अब लोगों के बदन जलाने लगी है। तापमान सब 40 डिग्री है और मार्केट निकले थे आज और बहुत ज़बरदस्त धूप में सामान लेने के लिए और देखा कि आज गन्ने का जूस पी रहे हैं, इससे कुछ राहत मिली है। हम तो बाजार में सामान लेने आए थे, लेकिन गर्मी को देखते हुए 42 डिग्री से भी ऊपर है। हम तो सामान लेने फिर तो अपने जूस पी के शांति अपने बाजार है गर्मी की, नहीं तो आज तो बहुत तेज गर्मी है। तो ऐसे सतारी है जैसे पहले तो कोरोना ने मार दिया, अब ये गर्मी मार रही है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि दिल्ली और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तीखी गर्मी मानसून में देरी की वजह से है। अगले कुछ दिनों तक लोगों को 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का तापमान झेलना पड़ेगा, क्योंकि अगले 6 से 7 दिन तक मानसून आने के आसार नहीं है। आमतौर पर मानसून 27 जून को दिल्ली पहुंच जाता है और 8 जुलाई तक पूरे देश में फैल जाता है। लेकिन बढ़ती गर्मी के बीच मानसून का इंतजार लंबा होता चला जा रहा है। अगले 5 से 6 दिनों तक हमारे पास जो तापमान है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बना रहेगा और हमारे पास जो ह्यूमिडिटी है वो लेवल बढ़ा हुआ है, तो जो डिस्कम्फर्ट लेवल है वो हमारे पास मेंटेन रहेगा और जो आपके पास कंडीशन है वो ऐसे ही बनी रहेगी फिलहाल आगे। चिलचिलाती धूप में लोगों का जीना मुहाल है। सूरज के चढ़ते पारे के सामने मौसम वैज्ञानिकों के सारे दावे धराशायी हो गए हैं। दिल्ली में 14 से 17 जून के बीच बारिश की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन बारिश तो दूर, दोपहर में घर से बाहर निकलना जानलेवा हो गया। इसमें सबसे गौर करने वाली बात यह है कि मौसम विभाग का मानना है कि 8 जुलाई तक मॉनसून पूरे भारत में छा जाता है, लेकिन इसमें कम से कम इस बार 1 हफ्ते की देरी होगी। यह गौर करने वाली बात है, यानी कि आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लगातार बढ़ रही गर्मी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग ही है। जिसे आसान भाषा में ऐसा समझ सकते हैं कि पृथ्वी लगातार गर्म हो रही है, जिसके कारण मौसम भी गर्म हो रहा है और तापमान भी। और ऐसा पूरी दुनिया में हो रहा है। भारत ही नहीं, कनाडा और उत्तर पश्चिम अमेरिका में भयानक गर्मी पड़ रही है। कनाडा में गर्मी ने 10,000 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में तो पारा करीब 50 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। भीषण गर्मी के कारण अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अकेले वैंकूवर में गर्मी के कारण 65 लोगों की मौत ऑफिशियल बताई जा रही है। यह हीट वेव कनाडा से लेकर अमेरिका तक फैली हुई है। अमेरिका के वॉशिंगटन और ओरेगॉन में रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि कनाडा और अमेरिका में भीषण गर्मी की वजह हीट डोम है। यह हीट डोम बाहरी हवा को अंदर नहीं आने देता है और अंदर की हवा को गर्म बनाए रखता है। इससे एक ही जगह पर तापमान लगातार बढ़ रहा है। हालांकि दुनिया भर में मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे बचने का एक ही तरीका है, हमें अपनी पृथ्वी को सही मायनों में ग्रीन बनाना होगा, जिसके लिए नीति और नियत दोनों की जरूरत है। और अब बात कोरोना की, जिसके इलाज को लेकर एक नई बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि गंगा जल में एक खास किस्म का वायरस होता है जो कोरोना के विरुद्ध कारगर हो सकता है। इसी सिलसिले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई और क्लिनिकल ट्रायल की इसकी इजाजत मांगी गई है, जिस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार और आईसीएमआर से पूछा है कि इस मामले में कैसे आगे बढ़ा जाए।
गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। जो गंगा इस देश की धरती के लिए युगों युगों से जीवनदायिनी बनी हुई है, क्या उसके पास कोरोना का भी उपचार है? गंगा तेरा पानी अमृत। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इस सवाल का जवाब बहुत जल्द मिल जाएगा। इस संबंध में दाखिल एक याचिका के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और ICMR यानी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च से 6 हफ्ते में अपना पक्ष रखने को कहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने मैंने रिट करी कि आप डायरेक्शन इशू करें ICMR को कि वह इसका परीक्षण कराए, और ताकि इससे वैक्सीन बन सके, टैबलेट बन सके, बहुत सी चीज़ें और जो इसमें औषधियाँ हो सकती हैं उनको हम लोग बनवा सकें और लोगों को ट्रायल करें। देखिए, मेरा एक चीज़ और कहना है, ये 30 रुपए की दवा है, लोग सैकड़ों रुपए और लाखों रुपए खर्च करके सरकार का वेस्ट हो रहा है और जनता का पैसा वेस्ट हो रहा है। अगर ये 30 रुपए की दवा लोगों को मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि रिक्शा वाला भी इससे लाभान्वित हो जाएगा और गरीब से गरीब तबका, हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं चाहते हैं कि स्वदेशी चीज़ें बने। इस याचिका के साथ ही BHU के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का वो दावा भी चर्चा में है, जिसके मुताबिक डॉक्टरों की टीम ने गंगा जल पर रिसर्च कर नोजल स्प्रे तैयार किया है, जो मात्र 30 रुपए में लोगों को कोरोना से राहत दे सकता है। पिछले वर्ष सितंबर में जो स्प्रे तैयार किया गया था वो क्या है, जरा समझिए। ये स्टडी के लिए हम लोगों ने बनाई हुई है सैंपल 1, सैंपल 2। ये स्टडी इसलिए है कि हम लोग जब स्टडी कोई ट्रायल करते हैं तो ब्लाइंडेड होता है, मतलब किसी को पता नहीं है, ना मुझे पता है ना पेशेंट को पता रहेगा। तो जो सैंपल 1 या सैंपल 2, इससे क्या क्लिनिकल प्रभाव आने वाला है, इसमें एक में गंगा वाटर है, एक में डिस्टिल वाटर है। जो गंगा वाटर है वो हिमालय के नज़दीक का सोर्स से है और उसमें हम लोगों ने ये प्रिजम्पशन करके लिया था कि इसमें फेज वायरस होंगे जो कि कोविड के अगेंस्ट काम करेंगे। अब कितना असर करेगा कितना नहीं करेगा ये तो स्टडी का पार्ट ही होगा। तो ये सार्थक परिणाम ये हैं कि जो लोग गंगा जल पीते हैं, जो लोग गंगा जल में नहाते हैं, आप देखिए एक एग्जांपल आपको मैं दूं, हरिद्वार में भी कुंभ हुआ, लाखों लोगों ने वहाँ स्नान किया, लेकिन अगर गंगा जल से बात अगर करें तो लगभग सारे लोगों ने गंगा जल में तो स्नान किया। कहीं ना कहीं वो फेज वायरस का ही प्रभाव रहा कि इतने लोग वहाँ आए और गए, लेकिन फैलाव कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। डॉक्टर मिश्रा का कहना है कि गंगा जल में पाए जाने वाले वायरस से इलाज की प्रक्रिया बहुत सीधी है। गंगा में जो बैक्टीरियोफेज वायरस है वो किसी भी शत्रु वायरस के संपर्क में आते ही सक्रिय हो जाते हैं। यही देखने वाली बात होगी कि गंगा में पाए जाने वाले बैक्टीरियोफेज कोरोना वायरस के खिलाफ एक्टिव हो जाते हैं या नहीं। यानी गंगा जल भले ही कोई वैक्सीन ना हो, लेकिन ये कोरोना संक्रमण का सबसे सस्ता इलाज साबित हो सकता है। जबकि पिछले वर्ष ICMR ने कहा था कि ऐसी कोई भी क्लिनिकल स्टडी नहीं हुई है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि गंगा जल से कोरोना का इलाज किया जा सकता है। अब डॉक्टरों की टीम भी यही बात कह रही है कि सरकार कम से कम क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति तो दे। BHU के डॉक्टरों का कहना है कि बैक्टीरियोफेज पर कई देशों में रिसर्च हुआ है। कई देश तो ऐसे भी हैं जहां इसका इस्तेमाल पेट खराब होने की समस्या, बुखार, सिर दर्द और पीलिया जैसी बीमारी को ठीक करने के लिए भी होता है। जॉर्जिया ऐसा ही एक देश है जहां बैक्टीरियोफेज का लंबे वक्त से प्रयोग हो रहा है। माना जाता है कि गंगा नदी में इस बैक्टीरिया की 1300 से ज्यादा किस्में मौजूद हैं जो सीधे हिमालय से निकलती हैं। दावा किया जा रहा है कि वाराणसी के घाटों के किनारे रहने वाले, गंगा जल पीने वाले और गंगा में नहाने वाले लोग कोरोना से बहुत कम पॉजिटिव हुए। आपको याद होगा कोरोना काल में ऑक्सीजन की खूब चर्चा हुई। दरअसल एक तर्क यह भी है कि गंगा जल में ऑक्सीजन भारी मात्रा में होता है। इसके अलावा गंगा जल में पाए जाने वाले कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम और जिंक जैसे खनिज भी प्राकृतिक रूप से इंसान की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। गंगा जल जहां आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, वहीं इसमें पाए जाने वाला बैक्टीरियोफेज दुश्मन वायरस का काम तमाम कर देता है। लेकिन इन सारी बातों पर मुहर लगाने के लिए जरूरी है कि क्लिनिकल ट्रायल हो और सभी दावों पर विज्ञान की मुहर लग जाए। बाकी नदियों के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन गंगा के पानी को हम गंगा जल कहते हैं, यानी कुछ तो बात जरूर है। वैसे विज्ञान ने पहले ही साबित कर दिया है कि गंगा जल बाकी नदियों के पानी से अलग है। 2 साल पहले हुई एक स्टडी में पाया गया था कि गंगा जल में 1100 तरह के बैक्टीरियोफेज थे, जबकि यमुना और नर्मदा के पानी से जो नमूने लिए गए
उनमें बैक्टीरियोफेज की 200 से कम किस्में पाई गई। हालांकि गंगा में गौमुख से टिहरी के बीच जो बैक्टीरियोफेज पाए गए उसकी किस्में हरिद्वार से वाराणसी क्षेत्र के मुकाबले 33% ज्यादा थी। और अब बात करते हैं हापुड़ से आई उस खबर की जो साबित करती है कि संवेदनहीनता की कोई वैक्सीन नहीं बन सकती। कोरोना के एक मरीज की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार में 2.5 महीने लग गए। आरोप है कि अस्पताल ने शव के बदले 15,000 रुपए मांगे थे। घर वालों के पास पैसे नहीं थे। इस महिला ने कोरोना काल में अपने पति को खो दिया, लेकिन इसकी कहानी सुनेंगे तो पता चलेगा कि मौत सिर्फ एक इंसान की ही नहीं, इंसानियत की भी हुई है। की तबीयत खराब थी जी। हम सरकारी में ले गए थे 13 तारीख में। सरकारी में हापुड़ में दिखाए तो सरकारी में उसमें कहीं कोरोना नहीं था। वहाँ से उन्होंने रेफर कर दिए मेरठ के लिए। मेरठ में 13 ठीक थे, 14 ठीक थे। 15 तारीख को 1-1:30 बजे रात में ले गए। बता दें कोरोना है। वो बिल्कुल ठीक ठाक थे, खाना खाए, पानी पिए, बात किए। जब वो सो रहे थे उन्हें एकदम कोरोना बता के ले गए। 6 बजे हम वहाँ से निकले, जैसे हमारे पास कॉल कर दिए नो वो तो खत्म हो गए। हमने गुरुद्वारे में पैर नहीं रखी, बस उन्होंने फोन कर दी नो वो तो खत्म हो गए। हम वहाँ पे जाके जैसे मतलब बॉडी मांगने लगे तो बॉडी को उन्होंने पैसे मांगने लगे। तो कह रहे हैं 15,000 रुपए चाहिए जो बॉडी चाहिए। तो कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई बल्कि यहीं से शुरू हुई। हापुड़ में रह रही गुड़िया के पति की मौत हो गई। शव देने से पहले अस्पताल वालों ने पैसे मांगे। गुड़िया पैसे का इंतजाम करने चली गई तो अस्पताल वालों ने फोन करके बताया अब मत आना, हम अंतिम संस्कार खुद कर देंगे। लेकिन करीब 2.5 महीने बाद पता चला कि अस्पताल ने तो गुड़िया के पति नरेश का अंतिम संस्कार किया ही नहीं। आरोप है कि मेरठ के जिस अस्पताल में 15,000 रुपए की मांग की गई थी वो शव को अपने कब्जे में रखने के बाद इस केस को भूल गया। जब 2.5 महीने तक नरेश के घर वाले नहीं आए तो शव को हापुड़ के स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया गया और स्वास्थ्य विभाग ने नरेश के घर वालों तक पहुंचने के लिए पुलिस की मदद की। मेरठ में इनका भाई इनको छोड़ के जैसे ही पता चले कोरोना का मरीज है इसको वहाँ से छोड़ के चला गया था, किंतु इलाज के दौरान प्रयासों के बाद बचाने के बाद डेथ हो गई थी। जब कोई बॉडी को वहाँ लेने नहीं आया तो उसकी सूचना हमारे सीएमओ कार्यालय में सीएमओ मैम को मिली तो सीएमओ मैम ने वहाँ से उस बॉडी को मंगवा कर यहाँ जीएस मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी में रखवा दी गई। किराए पे रहता था तो मेरे यहाँ पे पुलिस आई तो पुलिस ने वेरिफिकेशन की तो उन्होंने कहा कि ये आपके यहाँ रहता है। मैंने कहा हाँ जी। तो इनसे मैंने पुलिस को इनका नंबर दे करके इनसे बात कराई और पुलिस से मैंने फिर कहा, मैंने कहा ठीक है सर आप अपना नंबर दे दीजिए। उन्होंने कहा कि हापुड़ मोर्चरी में जिला अस्पताल जो है वहाँ पे बॉडी है। अस्पताल वाले कह रहे हैं कि परिवार के लोग कोरोना होने की बात सुनते ही मरीज को छोड़कर भाग गए। परिवार का आरोप है कि अस्पताल ने पैसे की मांग की थी और उनके पास पैसे नहीं थे। एक सवाल ये भी उठता है कि क्या अस्पताल ने फोन करके खुद से अंतिम संस्कार करने का आश्वासन दिया था? अगर ये सच है तो फिर अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया गया? जो भी हो, हापुड़ की इस घटना में इंसान और इंसानियत दोनों की मौत हुई, जो हमारे सभ्य समाज के लिए फिक्र की बात है। और अब बात खबर के असर की। TV9 भारतवर्ष के स्टिंग ऑपरेशन निशब्द का असर उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक हुआ है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने स्टिंग के आधार पर अपराधियों पर कार्रवाई की बात कही है तो यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ने भी मामले की जांच कराने के आदेश दे दिए। TV9 भारतवर्ष के ऑपरेशन निशब्द का बड़ा असर हुआ है। यूपी से लेकर हरियाणा तक स्वास्थ्य विभाग में खलबली मची हुई है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। जिन लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट जारी किए हैं उन्हें सजा मिलेगी। हरियाणा सरकार ने अस्पतालों से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। मैं आपके चैनल को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आपने हमारी कमियां कड़ी मेहनत करके निकाल के बताई हैं और हम इन कमियों को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि दोबारा कोई भी कर्मचारी, अधिकारी, कोई भी डॉक्टर, कोई भी हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ आदमी इस प्रकार का खेल ना खेल सके। बल्लभगढ़ में एसएमओ ने स्टिंग के आधार पर 2 कर्मचारियों को बर्खास्त करने की सिफारिश की है। देखिए, इस स्टिंग ऑपरेशन के रिगार्डिंग जो फर्जी सर्टिफिकेट बना के दिया गया है, इसमें मामले में मेरे पास 2 लोगों का इसके बारे में छानबीन भी की गई है। तो इसमें हमने 2 लोगों को थोड़ा दोषी पाया गया है और इस पर कार्रवाई हमारी चल रही है। TV9 भारतवर्ष के स्टिंग ऑपरेशन का असर। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी।
हमारे टीवी 9 पे कई सारी रिपोर्ट आई है, बादा में इस तरह का मामला सामने आया है। तो आप जितने भी रिपोर्ट आपके पास आती है, क्योंकि सरकारी स्तर पर तो हमको कोई रिपोर्ट आई नहीं है, तो आपकी रिपोर्ट को संज्ञान लेके हम उसकी जांच करा देंगे। बुलंदशहर में सरकारी अस्पताल है, बाकी 3 निजी अस्पताल है। हाँ, सबका करा देंगे, सबका करा देंगे। मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे मामलों की जांच कराएगी? हाँ हाँ, बिल्कुल जांच करा देंगे, सबका करा देंगे। तो यूपी के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि जो टीवी 9 भारतवर्ष ने जो रिपोर्ट दिखाई है उसका संज्ञान लेते हुए ऐसे मामलों की जांच कराई जाएगी, और केवल एक जिले की नहीं बल्कि जहां जहां ऐसे मामले सामने आएंगे वहां वहां उनकी जांच कराई जाएगी। कैमरा पर्सन शैलन पाठक के साथ मनीष यादव, टीवी 9 भारतवर्ष, लखनऊ। और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन ही जमकर हंगामा हुआ। महज 2 मिनट में ही राज्यपाल को खत्म करना पड़ा अपना अभिभाषण। प्रतिपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा अभिभाषण में चुनावी हिंसा का कोई जिक्र नहीं था, जिसका बीजेपी ने विरोध किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका। चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर अदालत ने जारी किया आदेश। हिंसा के सभी पीड़ितों को मिले इलाज, शिकायतें दर्ज करे पुलिस। हिंसा की खबरों को लगातार खारिज करती आ रही है ममता। पूर्व बसपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बाबू सिंह कुशवाहा को विजिलेंस का नोटिस। 4200 करोड़ रुपए के स्मारक घोटाले में मांगा गया जवाब। साल 2013 से स्मारक घोटाले की चल रही है जांच। अब तक 23 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है जेल। तिहाड़ जेल से रिहा हुए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर सैकड़ों इनेलो कार्यकर्ताओं ने फूलों और नारों के साथ किया जमकर स्वागत। जूनियर बेसिक ट्रेनिंग भर्ती घोटाले में काट चुके हैं 10 साल की सजा। यमुना की सफाई में केजरीवाल सरकार की कोताही पर केंद्र ने जताई नाराजगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखा पत्र। यमुना की सफाई से जुड़े प्रोजेक्ट पूरा करने में हो रही देरी पर जताया रोष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।